हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो देखिए, आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये एक मैराथन सेशन है। इंटेलिजेंस के टॉपिक को कंप्लीट हम इसकी जो सारी थ्योरीज हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस कंप्लीट टॉपिक आज के सेशन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो इसमें देखिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, 7-8 थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, तो सभी की सभी हम आज के सेशन में ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिएगा। मैराथन सेशन है तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, पेशेंस बनाकर इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है सीटेट के पेपर में आते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस को हम कहते हैं, हिंदी में बुद्धि कहते हैं, कि हमारे जो एबिलिटी है, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हम अपनी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस देखते हैं जिसको हम अपने हिसाब से टैकल करते हैं। ज़रूरी तो नहीं हर सिचुएशन में हम अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं या फिर फ्रेंड्स से सजेशन मांगते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस है हमारी वो मेंटल एबिलिटी जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो आप चाहे अपना सीटेट का पेपर दे रहे हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टेट का पेपर है, तो ये टॉपिक देखिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है, इस पर तो आप स्टार डबल स्टार मार्क कर लो। ये पेपर में पूछा भी गया है कि इंटेलिजेंस क्या है। ये एक यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। क्या है इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि जो इंसान की सोच है वो अलग अलग डायरेक्शन में वो सोच सकता है, एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच सकता है, ठीक है। तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। उसके बाद देखिए है ये एक मेंटल एबिलिटी, हमारे दिमाग की ये शक्ति है या फिर एबिलिटी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल आपको अपने सीटेट के लिए प्रिपेयर करना है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपका माइंड क्या करेगा, या तो आप जाएंगे बुक शॉप पर, कोई बुक लेकर आएंगे, या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे टॉपिक, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि तुमने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से तेरे को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो ये अपनी इंटेलिजेंस आप यूज करके सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो इंटेलिजेंस है ये कभी स्टैटिक नहीं होती है, ये डायनामिक होती है इंटेलिजेंस। आपकी लाइफ में आपके कितने सारे एक्सपीरियंसेस हर दिन जुड़ते हैं, हर हफ्ते जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम कहते हैं कि ये क्या है, परिवर्तनशील इसको बोला जाता है, यानी कि इंटेलिजेंस क्या है, डायनामिक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसको आप बिल्कुल चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, जब बिल्कुल ब्लैक बोर्ड प्लेन था तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इस चीज़ का। तो डायनामिक होती है इंटेलिजेंस, ये टाइम टू टाइम आपकी बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। आप नई नई चीज़ें सीखते हो, नई नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हो, वो क्या होती है, फिर डायनामिक हो जाती है। देन जो आपकी इंटेलिजेंस है ये किस चीज़ में हेल्प करती है, इन अडाप्टेशन। अडाप्टेशन मीन्स जिस एनवायरमेंट में, जिस सिचुएशंस में आप रह रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को अडाप्ट करने में आपकी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर से आपको पता है आपका सीटेट का जो पेपर है वो किस मोड में स्टार्ट हुआ है, सीबीटी मोड में, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके पहले आप किस तरह पेपर देते थे, आपका मैनुअल पेपर आता था, आपके हाथ में पेपर पकड़ाते थे, ओएमआर शीट आपके पास आती थी, लेकिन आपने यहाँ से यहाँ अडेप्ट किया ना इस चीज़ को, आपने प्रैक्टिस की, देखा सीबीटी मोड में पेपर किस तरह से होता है, फिर हम इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो गए। तो ये क्या हुआ, अडेप्टेशन हो गई कि हम मैनुअल से सीबीटी मोड में शिफ्ट हो गए। क्लियर हुआ। जैसे स्कूल से हम कॉलेज में जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम अडाप्ट करते हैं उस चीज़ में। आप किसी नए फ्रेंड सर्कल में भी जाओगे, कोई नई तरह की पार्टी में जाओगे, उस चीज़ को अडाप्ट करोगे, खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालोगे, ठीक है। वो किस चीज़ के साथ होती है, कौन चीज़ हेल्प करती है हमें ये चीज़ करने में, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, ताकि हम अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकें, एग्जिस्ट कर सकें प्रॉपरली, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हमें हेल्प की जाती है, हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिए हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और ये टाइप्स दी हैं थॉर्नडाइक ने,
ठीक है, ये 3 टाइप्स जो थॉर्नडाइक ने दी है इंटेलिजेंस की। सबसे पहले देखिए थॉर्नडाइक क्या है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक कौन है, एक तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, दूसरा क्या है, ये फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इन्होंने एक थ्योरी भी दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो हम आगे जब इसके बाद थ्योरी डिस्कस करेंगे ना तो 1 बाय 1 सभी थ्योरीज हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहली टाइप इन्होंने दी है कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट मीन्स जिनको आप देख सकते हैं, मूर्त बुद्धि इसको कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज़ पर पढ़ा रही हूँ, ये बोर्ड क्या है, कंक्रीट चीज़ है, ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं। मार्कर है, ये क्या, एक कंक्रीट चीज़ है, हम मूव करते हैं ना, उसमें मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में भी करते हैं हम, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना, उस तरह का। कंक्रीट क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, फिजिकल थिंग जो है, ठीक है। तो इसमें इस इंटेलिजेंस को हम कैसे कहते हैं, उन बंदों के पास, जिस पर्सन के पास ऐसी नॉलेज है जो किसी मशीन को ठीक कर सकते हैं या किसी डिवाइस को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार का मैकेनिक हो सकता है, या फिर आपके घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, वाटर फिल्टर सिस्टम हम लिख देते हैं। अगर वाटर फिल्टर सिस्टम भी है ना आपके घर पे, उसको भी ठीक करने के लिए एक पर्सन, आप उसको फ़ोन करेंगे तो वो आरओ में देखेगा क्या प्रॉब्लम है, इसकी कैंडल चेंज करने वाली है या फिर सर्विस करने वाली है। तो मशीन को देखकर जो बंदा उस चीज़ के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस है उसके पास, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं, जैसे मैकेनिक आ जाएगा, या फिर वाटर फिल्टर, जो आपके कोई भी ऐसे पर्सन होते हैं, कारीगर होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है एब्स्ट्रैक्ट, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन वो हमारे इमोशंस के साथ हम कहते हैं जुड़ी हुई है, ठीक है। जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी भी हुई है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस को इफेक्ट करती है, ठीक है, हमारी सोच को इफेक्ट कर सकती है। जैसे पोइट्स होती है, आजकल यूट्यूब पर इतनी शेर व शायरी चलती है ना, हम शेयर देखते हैं, अगर हम थोड़े इमोशनल होते हैं तो वही शेयर जो है हम उठाते हैं, अपना कॉपी पेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा देते हैं, है ना। तो जिसके ऊपर हमने वो टॉन्ट मारा होता है वो खुद समझ जाता है कि आज इसने स्टेटस मेरे पे लगाया हुआ है ना। तो वो क्या है, शेर व शायरी, इमोशनली किसी की भावनाओं के साथ खेलना या फिर उसको इफेक्ट करना। देन है डॉक्टर। अब डॉक्टर्स भी क्या है, हमारे इमोशंस या फिर हमारी उसके हम कहते हैं हमारे मेंटल जो साइकोलॉजी होती है उसको चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं है कि हमारी सारी वो नर्व्स खोल के देखते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो तो मशीन के बन जाएंगे फिर नॉलेज। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर उसको समझते हैं, सुनते हैं और एजम्पशन के बेसिस पर, ठीक है, वो एज्यूम करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ डायग्नोस करने के बाद वो हमें मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में डॉक्टर्स आ जाते हैं। फिर आते हैं पेंटर्स, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। पेंटर्स होते हैं, चित्रकार हम बोल सकते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी डीप लेवल की पेंटिंग्स बनाते हैं, जिनको देखकर एक बहुत ग्रेट मैसेज मिलता है। देन थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हम कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस, जो सीधा हमारे हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। ये मूर्त बुद्धि है, ये एब्स्ट्रैक्ट होती है अमूर्त बुद्धि। देन इज सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, ठीक है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे रिलेशंस जिसके साथ बिल्डअप होते हैं, समाज सेवी होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। टीचर्स भी क्या है, ये सोशल इंटेलिजेंस होती है इनके पास, हमें सोसाइटी में रहना सिखाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समाज सेवक होते हैं। वो सारे किस में आते हैं, सोशल इंटेलिजेंस के अंदर। जिन पर्सनस के पास ऐसी समझ है, ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारे माइंड को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं ना, हम आपके लिए ये बना देंगे, ये सड़कें बना देंगे, वो डैम बना देंगे, है ना, लोगों को बुला लेते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ की तरफ, या फिर जो वो लालसा देते हैं लोगों को, ठीक है, वो पूरी करे ना करे वो तो पता लगता है कि कौन सा पॉलिटिशियन आ रहा है। एंड सो ज़्यादा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा इस चीज़ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब कहते हैं कि इंटेलिजेंस है बंदा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करेंगे, वो करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट से। सो सबसे पहले देखिए 1905 में एल्फ्रेड बिनेट प्लस थियोडर साइमन ने एक स्केल बनाया था, बिनेट साइमन स्केल उसका नाम था, वो फ्रेंच में था, ठीक है। ये स्केल मेजर करता था किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को। अब ये स्केल जो है फ्रेंच में था, तो इसको ट्रांसलेट किया गया था 1911 में। किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में,
इसको गॉडार्ड ने, ठीक है। उसके बाद 1916 में ये जो टेस्ट है इसको रिवाइज किया गया था बाय लुइस टर्मन ने, इसको रिवाइज किया था और इन्होंने ही आईक्यू का फॉर्मूला हमें दिया था, इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस मेजर करने वाला एक कोशेंट जिसका फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज, MA स्टैंड्स फॉर मेंटल एज, डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मेंटल एज और ये क्रोनोलॉजिकल जो एज है ये क्या है, ये है बंदे की एक्चुअल एज, ठीक है। अगर कोई पर्सन हम कहते हैं कि 12 साल का है तो CA उसकी क्या हो गई 12, लेकिन हम कहते हैं कि उसका जो माइंड है वो ना 10 साल के बच्चे जितना है, तो उसकी मेंटल एज कितनी हो गई 10। अब ये एजम्पशन के बेसिस पर नहीं है, हम IQ देखेंगे आगे, एक मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मेंटल एज क्या होती है, जो बंदे की एज होती है मेंटली, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो एक्चुअल एज पर्सन की है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास IQ किसी पर्सन का निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम IQ को देते हैं। सो देखिए आप ये चार्ट आपके सामने देख पा रहे हैं, हमारे पास एक साथ दी हुई है IQ, ये आपको कुछ रेंज दी हुई है IQ की, और यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि अगर किसी पर्सन की इतनी IQ है तो उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, या फिर वो पर्सन कैसा होता है, कौन सी टाइप होती है इसकी, ठीक है। तो सबसे कम जो IQ लेवल होता है, हम कहते हैं कि अगर 25 से कम किसी का IQ लेवल है उसे हम कहते हैं इडियट है वो बंदा, यानी कि जड़ बुद्धि है, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 से 49 के बीच में अगर किसी पर्सन की IQ निकल कर आती है, देखिए IQ का फॉर्मूला हमने किया था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपको IQ भी बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ पर्सन है। तो ये सारे नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको नेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो है लेस देन 25, ये आपको याद रखना है, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इडियट्स होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है एवरेज। एवरेज कौन सी है, एवरेज यानी कि नॉर्मल जो बच्चा है उसका IQ लेवल कितना होता है, 90 से 109 के बीच में, और उसके बाद 140 से या फिर 140 के ऊपर एंड अबव जिस बच्चे का IQ है उसको हम कहते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। गिफ्टेड इंडिविजुअल या फिर जो भी पर्सन है IQ जिसका 140 से ऊपर है वो क्या आ जाएगा, गिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चार्ट अगर देखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बेसिकली 3 जो मेन है वो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिए हैं। पेपर में आपसे इसके रिगार्डिंग भी पूछा जा चुका है, इसके रिगार्डिंग भी पूछा जा चुका है। तो देखिए ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये चार्ट देख सकते हैं। तो IQ आपको कैलकुलेट करना आ चुका है, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल भी पेपर में आ सकता है। हो सकता है आपको किसी बंदे की IQ दे दी, आपको मेंटल एज दे दी, आपको क्रोनोलॉजिकल एज निकालनी हो, या फिर आपको मेंटल एज दे दी, क्रोनोलॉजिकल एज दे दी, आपको IQ निकालना हो, ठीक है। आपको 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 आपको चीज़ें पता लगी, एक आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा ये चार्ट। अब देखिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका IQ हमने डिस्कस किया है 140 प्लस है, इनके रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही के साथ देखिए बच्चों, अगर आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, तो जो आपके सामने इंस्टेंट स्क्रीन आती है न्यू टॉपिक की, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर जो है वर्क ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स सबसे पहले जो होते हैं उनका IQ होता है 140 से ऊपर, ठीक है। जिनका IQ 25 से नीचे था, हमने क्या बोला था, वो कौन से होते हैं, इडियट्स होते हैं, ठीक है। और जो IQ से जिनका IQ 140 से ऊपर है वो कौन से बच्चे होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं करते या फिर किसी के दबाव में आकर कोई फील्ड चूज नहीं करेंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग अपनी होती है। यानी कि ये सोचते हैं, अगर हमने डेडिकेटेड होते हैं पूरे, कि अगर हमने साइंस स्ट्रीम में आगे जाना है तो हम साइंटिस्ट ही बनेंगे, या फिर अगर हमने कोई और फील्ड में जाना, हमने एस्ट्रोनॉट बनना है, हमने पायलट बनना है, तो हम वही बनेंगे और अपने दम पर बन के दिखाएंगे। यानी कि इनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है। जो चीज़ इन्होंने ठान ली ना कि हमने ये चीज़ करनी है या फिर हमने ये बनना है, तो ये चाहे उनके पेरेंट्स का दबाव है, मतलब वो किसी के दबाव में नहीं आते, पूरी डेडिकेशन के साथ वो अपनी गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब देखिए हम कहते हैं कि क्रिएटिव आइडियाज़ इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को गहराई में देखने की कोशिश करते हैं जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी भर भर के पूरी भरी होती है इनके अंदर। और क्रिएटिविटी
होती है तभी तो हम कहते हैं क्यूरियोसिटी होती है। कोई भी चीज़ देखते हैं उसके लिए 3600 क्वेश्चंस इनके माइंड में आते हैं, या फिर उस चीज़ की डेप्थ में जाकर देखना चाहेंगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ऐसे क्यों हुई, जानकारी लेना चाहेंगे, तभी तो उस चीज़ में हम कहते हैं ये मास्टरी कर पाएंगे ना। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी हाई होती है। देन देखिए, अगर हम बात करें कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाती है, या फिर ऐसा स्टाफ होना चाहिए, ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो इनके टैलेंट को नॉर्मल बच्चों के टैलेंट के साथ सिर्फ वैसे ही ना पढ़ाएं, लेकिन इनके पास चैलेंजिंग टास्क हो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स को और राइज कर पाए, यानी कि उनका जो टैलेंट है या उनका जो माइंड है, इंटेलिजेंस है उनकी, वो दब ना जाए नॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए इनको हाई रिसोर्सेज चाहिए या फिर सपोर्ट ऐसी चाहिए जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अलग से ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर ये खुद को अपने लेवल से और ज़्यादा अपने हाई पोटेंशियल तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम जो इसके रिलेटेड थ्योरीज हैं सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ईच एंड एवरी थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, हमारे पास सबसे फर्स्ट जो थ्योरी है वो है यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर वन फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी है? ये दी है एल्फ्रेड बिनेट ने। अब देखिए, एल्फ्रेड बिनेट ने थियोडर साइमन के साथ एक स्केल बनाया था, जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, बिनेट साइमन स्केल टू मेजर इंटेलिजेंस। और इनको क्या कहा जाता है? एल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको बोला गया है? एल्फ्रेड बिनेट को। चाहे आप पॉइंट्स जो है ना मेन वो नोट कर लीजिए। और ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या बोला था कि हर बंदे के पास, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ कॉमन फैक्टर। इन्होंने बोला कि एक कॉमन फैक्टर है या फिर एक जनरल फैक्टर है, ताकि वो कोई भी टास्क उसके साथ कर सके। सिंपल इतनी सी बात में इन्होंने सारी इंटेलिजेंस को कंप्लीट कर दिया कि हर पर्सन के पास एक कॉमन या फिर एक जनरल फैक्टर है, या फिर एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज है जिसके हेल्प से वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सिंपल थ्योरी थी कि इसको क्रिटिसाइज कर दिया किसने? चार्ल्स स्पेयरमैन ने। और इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि ये तो बहुत सिंपल थ्योरी है, हर बंदे के पास एक ही फैक्टर नहीं होता। तो इन्होंने क्या दी? टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी। और ये क्या थे? एक ब्रिटिशर थे। इन्होंने दो फैक्टर्स कौन से दिए? फर्स्ट है एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। अब देखिए, जी और एस की पहले तो फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है, वहां पर जी डिनोट्स टू व्हाट? जी इज जनरल, एस इज फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, अब देखिए, जनरल जो फैक्टर है ये हम कहते हैं इनहेरिटेड होता है, या फिर ये हेरिडिटी से मिलता है। हम इसको कहते हैं ये एक इनेट फैक्टर है, जो बंदे को विरासत में हम कहते हैं कि मिलता है। ठीक है, जो हर पर्सन के पास अपना एक अवेलेबल होता है। डिफरेंट सेट होते हैं हर बंदे को। जैसे हेरिडिटी से हम कहते हैं पीछे से हमें ये इंटेलिजेंस मिल रही है, तो वो क्या है? जनरल फैक्टर है। स्पेसिफिक फैक्टर वो होता है जो हम लाइफ में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वहाँ से हम ये फैक्टर्स अटेन करते हैं, यानी कि अडेप्ट करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, आपको C++ आ गई, आपने जावा क्लासेस ले ली, जावा स्क्रिप्ट कर ली, VB.NET कर लिया। वो क्या है? आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐड होते रहते हैं, आप उनको सीखते हो। ठीक है, ये हेरिडिटी से नहीं है। ये क्या है? डायनामिक है। ये हम कहते हैं कि हमें जो स्टैटिक हमारे हेरिडिटी से या फिर हमारे एंसेस्टर्स से मिले हैं। अब देखिए, जो जी फैक्टर है इसको हम क्या कहते हैं? जी जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेलिजेंस के। ठीक है, जी फैक्टर क्या है? जनरल फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस। अब एस फैक्टर की अगर हम बात करें, एस फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल, सभी के पास अपने अपने एस फैक्टर हैं। कोई बंदे के पास एस फैक्टर मैथ का ज़्यादा है, किसी को मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है तो उसको साइंस कम आती है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के सभी टाइप के जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, लेवल्स वेरी करेंगे। हर पर्सन के पास वैसे फैक्टर्स तो होंगे, लेकिन किसी का S1 फैक्टर ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। ठीक है, लेवल्स वेरी इसमें कर सकते हैं। तो ये थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके बाद आई है थर्स्टन ने ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है, और इन्होंने कहा है कि हर पर्सन के पास, ठीक है, 7 हम कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, यानी कि अपनी 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं। ठीक है, 7 मेंटल एबिलिटीज होती हैं। और ये थर्स्टन क्या है? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने स्पेयरमैन के आइडिया को ना रिजेक्ट कर दिया था, जी और एस फैक्टर को।
वो कहते हैं कि कॉमन मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, कोई जनरल या फिर स्पेसिफिक नहीं होती। हम कहते हैं कि हर पर्सन के पास कॉमन मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। वो उन्होंने क्या मेंटल एबिलिटीज़ दी, इनको हम 7 PMA यानी कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। और ये जो 7 की 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। हम कहते हैं ना जैसे कि कोई चीज़ डिपेंडेंट है या फिर रिलेटेड है, ये इंडिपेंडेंट है सारी की सारी। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि ये सारी मेंटल एबिलिटीज़ इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले है हमारे पास वर्बल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसके पास वर्बल मेंटल लिखना भूल गई मैं, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, ये सभी में आएगा, ठीक है। ए यहाँ पे मेमोरी एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आप ऐसे देख लेना। तो सबसे पहले है वर्बल मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या आता है कि जो बंदे कोई भी उसको वर्ड दे दो उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने होमोफोन्स किए थे, होमोनिम्स किए थे, किसी वर्ड के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन साउंड सेम होती है। वो चीज़ों को जो बंदे अच्छे से समझ सकते हैं, वर्बल मेंटल एबिलिटी, जिनकी कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग अच्छी है, या फिर हम कहते हैं कि वो अच्छे से समझ जाते हैं जो वर्ड्स उनको दिए हैं, वो उनके पास होती है वर्बल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट इज वर्ड फ्लुएंसी। टीचर्स अगर क्लास में देखिए कोई भी न्यू वर्ड्स यूज़ करते हैं तो बच्चे उसको एकदम से उसको सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, या फिर उसका मीनिंग सीख जाएं। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब ये थ्योरी भी करवाई थी ना इंटेलिजेंस की CDP के सेक्शन में, तब मैंने एग्जांपल दी थी आपको। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, एक लेटर दे दिया कि जी से आपको बोलना है, फटाफट से जी से नेम लिख दिया, 30 सेकेंड्स के टाइम में सभी कुछ लिख देना। वो क्या होती है आपकी वर्ड फ्लुएंसी, कि आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया, उससे आप जल्दी जल्दी नेम भी लिखेंगे, प्लेस भी लिखेंगे, एनिमल का नेम लिखेंगे और एक थिंग भी लिखेंगे। तो ये क्या होगी आपकी वर्ड फ्लुएंसी, जहाँ आपके पास न्यू वर्ड्स स्पॉन्टेनियसली आते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे टी आएगा, स्पेशल एबिलिटी। तो स्पेशल एबिलिटी क्या होता है, ये होता है कि जो पर्सन विजुलाइज कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए अच्छे से। इसको हम बोलते हैं कि आर्किटेक्ट का काम होता है। घर का हमारा नक्शा बनाते हैं ना, ये हम बता देते हैं हमारा इतना प्लॉट है तो यहाँ पर पोर्च बनेगा, यहाँ पर किचन आएगी, यहाँ पर ड्राइंग रूम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पर वॉशरूम आ जाएगा, डाइनिंग हॉल आ जाएगा, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। तो वो क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है उन लोगों के पास। या फिर हम बोलते हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको बता दिया कि हमारे बेड की बैक में ये इतनी बड़ी वॉल आ रही है, हम इस पर क्या लगाएं, यहाँ पर फैमिली पिक्चर लगाइए, यहाँ पर कुछ वास रखिए, यहाँ पर लाइटनिंग कीजिए। इस तरह से वो क्या है, स्पेस को बताते हैं कि किस स्पेस को किस तरह से बेटर यूज़ करना है। उसको हम बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस या फिर स्पेशल एबिलिटी। देन इज परसेप्चुअल एबिलिटी, जो हम कहते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आपको 2 पिक्चर्स दी होती हैं इस तरह से, ठीक है, और लिखते हैं कि 7 डिफरेंसेस फाइंड आउट करो जल्दी से। ये क्या हो गया, परसेप्चुअल, कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ में डिफरेंसेस ढूंढ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ को आप कितनी जल्दी परसीव कर लेते हो, वो होती है परसेप्चुअल एबिलिटी। देन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, डायरेक्टली जो वर्ड ये कह रहा है, न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू नंबर्स, टू मैथ, टू पजल्स। जो बंदे मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सुडोकू मेरी फेवरेट गेम है और मैं अक्सर इसके एग्जांपल देती हूँ। तो जो नंबर्स के साथ अच्छे से खेलना जानते हैं ना, उनके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है। या फिर हम कहते हैं कि बड़ी सी कैलकुलेशन दे दो बच्चे को या फिर किसी भी पर्सन को, जितनी जल्दी वो सॉल्व कर देता है, इट मीन्स उनके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी उनकी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग क्या होती है कि हम लॉजिकल हम कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा समझ सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हमारी कितनी है। अब जब आपने बीएड या फिर कोई भी आप ऐसे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी आए होंगे तो आपने रीजनिंग का टेस्ट भी दिया होगा ना, रीजनिंग एबिलिटी का। तो वहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस होती हैं, पिक्चर्स दी होती हैं कि इसके बाद कौन सी इमेज आएगी, या फिर इसकी अगर हम सिमेट्रिकल इमेज देखें, मिरर इमेज देखें तो क्या होगी। तो अपनी तर्क करने की आपकी क्षमता कितनी है, रीजनिंग पावर कितनी है, जिनके पास होती है उसको हम कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। लास्ट इज द मेमोरी एबिलिटी, जो ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, रिकॉल करते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं। हम कहते हैं 10 साल पुरानी बातें कई पर्सन डिस्कस करने लग जाते हैं कि मुझे एक एक बात याद है, यानी कि वो मेमोरी उनकी क्या है, मेमोरी एबिलिटी उनकी मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है। ठीक है, ये 3 थ्योरीज समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरीज की तरफ। नेक्स्ट देखिए थ्योरी नंबर 4 है हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और ये थ्योरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने।
अब देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड में, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1987 इन्होंने 7 मेंटल एबिलिटीज दी हैं, उसके बाद जो है एक और ऐड हो गई थी एंड देन अनदर वन जो है लास्ट वाली एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि सभी की सभी जो ये 7 मेंटल एबिलिटीज हैं या फिर 8 है 9 है एबिलिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वर्बल या फिर लिंग्विस्टिक, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, वो पर्सन्स जो अच्छे से अपने शब्दों को यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में, दोज हु कैन रीड राइट स्पीक लिसन, हम कहते हैं ना हमारे जो स्किल्स होते हैं। तो इसमें कौन से लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं कि पोएट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पोएट्स इसके अंडर आते हैं, लॉयर्स इसके अंडर आते हैं, क्योंकि अपने शब्दों से ही वो केस को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो पत्रकार होते हैं वो भी इसके अंडर आ जाते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंडर। नेक्स्ट इज म्यूजिकल या फिर रिदमिक इंटेलिजेंस हम कहते हैं। इसमें कौन से पर्सन आते हैं, जो सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, जिनको रिदम्स की, म्यूजिक की, ठीक है, संगीत की अच्छे से नॉलेज है, वो सारे किस में आ जाते हैं, इसमें सिंगर्स में आ जाते हैं। इसमें सिंगर, कंपोजर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो बजाते हैं, वोकल म्यूजिक के अंडर जो भी पर्सन्स आते हैं वो किस में आते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर। देन इज लॉजिकल इंटेलिजेंस या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, जिनके अंदर तर्क करने की योग्यता ज़्यादा होती है, मैथमेटिक कैलकुलेशंस को जो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस के अंदर। इसमें हम कहते हैं कि पर्सन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, साइंटिफिक स्किल्स होते हैं, उनका माइंड कैसा होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है। तो इसमें कौन से पर्सन आएंगे लॉजिकल में, इसमें आएंगे हम कहते हैं जैसे बैंकर हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट भी इसके अंदर आएंगे, या फिर अकाउंटेंट होते हैं वो भी किसके अंदर आएंगे, लॉजिकल इंटेलिजेंस। देन इज स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल को हम आज थर्ड टाइम आई थिंक डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस उन पर्सन्स के पास, तो स्पेशल इंटेलिजेंस हम कहते हैं उन पर्सन्स के पास ज़्यादा होती है जो स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने माइंड में ही उसका 3D इमेज बना सकते हैं और पेपर पर भी उसको उतार सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएंगे आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हो गए, या आपके पेंटर्स हो गए, हम कहते हैं आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स हो गए, जिसके पास ना स्पेस की 3D मैपिंग वो अच्छे से कर सकते हैं, वो पर्सन इसमें आते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस वाले। देन इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो अपनी बॉडी को इतने अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, डांस करते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं जो बर्फ़ पर है ना स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग होती है, तो वो किस में आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में। एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सारे आएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंडर। देन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब देखिए दो तरह की है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक तो है इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल होती है जो हमारी किसी दूसरे के साथ इंटेलिजेंस हो, ठीक है, हाउ वेल यू नो अदर्स। इसमें कौन से पर्सन आ जाएंगे, लाइक टीचर्स, पॉलिटिशियंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, काउंसलर्स आ सकते हैं। इंटरपर्सनल मीन्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे से रिलेशन बनाना जानते हो। इंटरपर्सनल जैसे हमारे इंटर क्लास कॉम्पिटिशन होते हैं एक क्लास के दूसरे क्लास के साथ। इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन मीन्स इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो हम कहते हैं कि अगर हमने खुद को जान लिया, हम कहते हैं ना, हमने सब्जेक्ट भी पढ़ा था सेल्फ स्ट्रेंथ पता करना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है ना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हमने सब्जेक्ट पढ़ा था इसमें। तो वहाँ पे क्या पढ़ा था कि खुद को कैसे जानोगे, खुद की स्ट्रेंथ की, खुद की वीकनेसेस को अगर हम जानोगे, ठीक है, वो पर्सन्स किस में आते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनके पास होती है। हम राइटर्स कह सकते हैं, अपनी ही गहराइयों में जाकर वो लिखते रहते हैं, तो उनमें क्या स्किल्स होते हैं, इंट्रापर्सनल स्किल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिन बंदों को नेचर के साथ प्यार है या फिर जिनका काम नेचर के साथ मिलकर होता है, उनको हम बोलते हैं नेचुरलिस्टिक पर्सन्स, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स है, नेचर है। तो इसमें कौन से पर्सन्स आ जाएंगे, इसमें गार्डनर आ जाएंगे, फार्मर आ जाएंगे, ठीक है, नेचुरलिस्टिक में। देन इज एग्जिस्टेंशियल, ये बिल्कुल अलग और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें क्या आएगा कि बंदे के ऐसे क्वेश्चंस कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, ठीक है, भगवान कौन है, क्या तुम कौन हो, मेरा नाम ऐसे क्यों रखा है, इस नाम को यही क्यों बोलते हैं, किसी चीज़ के होने का कारण पता करना, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस करते हैं वो होते हैं एग्जिस्टेंशियल
इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि ब्लैक मैजिक पर भी जो बिलीव करते हैं नहीं करते, या फिर फिलोसफर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, फिलोसफर्स, जो बंदे हम कहते हैं कि अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा है तो भाग यहाँ से, है ना, तो वो किस में आएंगे, एग्जिस्टेंशियल में। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट है फिफ्थ थ्योरी हमारी, दैट इज थ्री डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, या फिर इसको हम अनदर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। तो SOI क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी। दोनों की दोनों आपको नाम पता होने चाहिए। ये किसने दी है, JP गिलफोर्ड ने, यानी कि जॉय पॉल गिलफोर्ड ने ये थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, इन्होंने थ्री डायमेंशनल एक चीज़ बनाई है। जैसे हम 3D एक बॉक्स बना लें, ठीक है, तो इसकी 3 डायमेंशंस होती है ना, एक होगी इसकी लेंथ, विड्थ, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो एक को इन्होंने बोल दिया ऑपरेशंस है, एक है आपका कंटेंट और एक है आपका प्रोडक्ट। तो इन्होंने ना मॉडल दिया था 1967 में। तो उसमें अगर हम O × C × P करते थे तो वहाँ पर कितनी मेंटल एबिलिटीज़ आती थी, 120। उसके बाद ये मॉडल जो है रिवाइज किया गया 1967 में। फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल के आया, 150। फिर फाइनली इन 1988 जो इन तीनों का प्रोडक्ट है वो कितना आया, मेंटल एबिलिटीज़ हमारे पास आई हैं वो 180। बस ज़्यादा थ्योरीज इस थ्योरी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि एक तो ये थ्योरी दी किसने थी, JP गिलफोर्ड ने दी थी। और इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स के बारे में, 3 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है जो हमारे मेंटल एबिलिटी के साथ रिलेट करती हैं, दैट इज मेंटल ऑपरेशंस, मेंटल कंटेंट एंड मेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। ये फिफ्थ थ्योरी भी आपकी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारी सिक्स्थ थ्योरी है ट्रार्किक थ्योरी। ये दी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और इन्होंने ये थ्योरी अपनी बुक में दी थी, दैट इज बियॉन्ड IQ। ये बुक लिखी थी इन्होंने 1985 में, जहां पर इन्होंने ट्रार्किक थ्योरी दी थी। तो देखिए थ्योरी के जो हैं इसमें बताया था कि जो हमारी फर्दर इसको ना सब थ्योरीज भी कहते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जिसके हेल्प के साथ हम एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, हम अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 स्टेप्स, 5 स्किल्स जो इसको कहते हैं वो देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले है एनकोडिंग। जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो सबसे पहले आप एनकोड करोगे कि आपको देखना क्या है। आप इसका सिलेबस उठाओगे तो आप गैदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे इंफॉर्मेशन। एनकोडिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने सिलेबस देखा, उसके बाद आप इन्फरिंग करोगे। इन्फरिंग मीन्स गैदर्ड द फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन। अब आपने क्या देखा कि CDP में ये सिलेबस है, तो आप सारी जो वीडियोस है, अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे चैनल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप सर्च करना स्टार्ट करोगे कि हमें CDP में ये टॉपिक्स चाहिए, ये सारे हैं, ठीक है। इंग्लिश पैडागॉजी में चाहिए, फिर हमें मैथमेटिक्स का कंटेंट भी करना है, पैडागॉजी भी करनी है। वैसे मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज़ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिटेल इस चीज़ों को देखना चाहते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग आपको फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्फरिंग मीन्स आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो अब, ठीक है। देन इज मैपिंग। मैपिंग मीन्स कि आप देख रहे हो आपको पहले कितना पता है। अब आप कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आए हो, BEd करके आए हो, DLEd करके आए हो, ठीक है, तो आप पेपर जो भी अपना देना चाहते हो, तो अब आप कंपेयर कर रहे हो कि आपको पहले से कौन सी थ्योरीज आती हैं और नेक्स्ट जो मैं थ्योरीज आपको करवा रही हूँ, MCQs करवा रही हूँ, तो वो मैपिंग हो रही है, कंपेयर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और उनमें क्या हो रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, मैपिंग हो रही है ना, 1 to 1, many to 1 हम मैपिंग करते हैं। तो उसके बाद होती है एप्लीकेशन, यानी कि वो चीज़ आप डायरेक्टली उसको आपने अप्लाई कर लिया, यूज़ कर लिया कि ये चीज़ें हमें स्टडी करनी है, बाकी मटेरियल हमें आता है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। मैथमेटिक्स का चलो आपको कंटेंट आता है, लेकिन पैडागॉजी हमने पढ़नी है, उस चीज़ को आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो क्योंकि MCQs आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। देन फाइनली क्या है, उस चीज़ का रिस्पॉन्स क्या आता है। आप CTET के पेपर में बैठते हो, CTET का पेपर देकर आते हो, ये आपका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड क्या हुआ, ठीक है। आपको मार्क्स मिलते हैं, वो क्या हो गया, इसका रिस्पॉन्ड हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट जो है इसके 5 स्टेप्स होते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसमें
थ्री टाइप्स हम कह सकते हैं होती हैं। फर्स्ट इज प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इन्होंने बोला है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। इसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्ट्रीट स्मार्ट वर्ड प्रैक्टिकल या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के लिए यूज हुआ है। इसमें क्या होता है, ऐसे पर्सन्स आ जाते हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं या फिर शेप कर सकते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, ठीक है। सुटेबल दैट कैन मेक देयर लिविंग देमसेल्व्स सुटेबल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि उनमें क्या है, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। देन इज क्रिएटिव या फिर एक्सपीरियंशियल, जो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। कोई भी नई सिचुएशन उनके सामने आ गई, वो घबराएंगे नहीं, नई सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन्स जो सिचुएशन कोई भी आ जाए लाइफ में उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आज जो उन्होंने सीख लिया कल को वो भूलेंगे नहीं, उसको अपने माइंड में स्टोर करके रखेंगे और नेक्स्ट जब लाइफ में कोई सिचुएशन आएगी तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो सिचुएशन के साथ डील करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉवेल्टी होती है। न्यू सिचुएशन मीन्स नॉवेल्टी अगर आपके सामने आती है तो वो पर्सन्स यहाँ पर डील कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट इज एनालिटिकल या फिर कॉम्पोनेंशियल। एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल, इसमें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। जिन बंदों के पास लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल स्किल्स हैं, उनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 7 हमारी है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसको हम एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनार्किक थ्योरी। और ये किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। हमने देखा थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स ऑफ हमें इंटेलिजेंस भी दी थी। तो इन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस को अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं तो 4 स्टेजेस हैं उसकी, या कह लो 4 तरह से हम उस चीज़ को मेजर करेंगे। सबसे पहला है लेवल, कि जो पर्सन कोई भी टास्क कर रहा है वो उसका लेवल क्या है, टास्क का, क्या टास्क ईजी है, मॉडरेट है या फिर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हार्ड है। देन इज रेंज, कि हाउ मेनी टास्क अ पर्सन कैन डू एट वन टाइम। देन इज एरिया, किस टाइप की थिंकिंग पर्सन एक टास्क के रिलेटेड कर सकता है, मतलब डाइवर्जेंट, कितनी ज़्यादा डाइवर्ज उसकी थिंकिंग है, ठीक है। देन स्पीड, की किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो कितनी स्पीड के साथ वो टास्क कंप्लीट कर देता है या कितनी जल्दी कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है। और जो 3 टाइप्स हम बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं वो मल्टी फैक्टर थ्योरी में आती हैं। देन द फाइनल थ्योरी ऑफ दिस सेशन इज क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी, और ये थ्योरी दी है रेमंड केटल ने एंड जॉन हॉर्न ने। तो ये क्या कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसको 2 तरह से हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, सेकंड इज क्रिस्टल या फिर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब देखिए, जैसे हम मनी को भी कहते हैं ना फ्लूइड मनी, यानी कि आपके पास पैसे का फ्लो है। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, आपका पैसा कहीं पे ब्लॉक हो गया, इट मीन्स वो फ्लूइड मनी नहीं है, वो क्या होगी, क्रिस्टल मनी। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, ये आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, वर्किंग इंटेलिजेंस। कोई भी न्यू सिचुएशन आपके सामने आती है, किस तरह से उसको डील करोगे, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, वो कहाँ से होगी, फ्लूइड इंटेलिजेंस के। आपने एक बार किसी चीज़ के साथ टैकल कर लिया, एक बार कोई सिचुएशन फेस कर ली, उसके बाद अगर वो दोबारा आएगी, दैट विल यूज योर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आप फेस कर चुके हो। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है कि कोई भी सिचुएशन आप लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस करते हो तो वो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज करता है। आपकी 3D व्यू ऑफ थिंकिंग होती है इसमें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ या फिर कोई भी काम अच्छे से कर पाओ। तो देखिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होता है, ये हेरिडिटी या फिर बायोलॉजिकल होती है, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड क्या होती है, ये एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। इसको हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि देखिए नई नई सिचुएशंस आप फेस करेंगे तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि नैरो माइंडेड होती है। एक टास्क के लिए आप एक तरह से ही सोच पाते हो इसमें। क्लियर हो गया। ये इसमें हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का बर्थडे रिकॉल करना है या फिर कोई एनिवर्सरी आप याद करके किसी को विश करते हो, वो होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। आपकी वर्किंग मेमोरी के साथ जो इंटेलिजेंस आपकी आती है वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारी 8 की 8 थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमने देखा था, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। एंड थोड़ा सा आप लोगों ने मेरी आवाज़ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, थोड़ा कोल्ड एंड कफ हो रखा है, सो आई होप समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को मेरी आवाज़ से। सो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अनदर मैराथन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।